हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में बोर मॉडल पढ़ चुके थे। अब उसका कुछ कुछ लिमिटेशंस आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो 2.10 का जो क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, वो सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो इजीली बन गया होगा। अब इसका लिमिटेशंस देख लेते हैं बोर्स मॉडल का। Bohr's model of the hydrogen atom was no doubt an improvement over Rutherford's nuclear model, as it could account for the stability and line spectra of hydrogen atom and hydrogen-like ions, जैसे कि helium, lithium plus 2 ion, beryllium plus 3 ion, so on. However, Bohr's model was too simple to account for the following points. अब इस पॉइंट्स को देखते हैं जो पॉइंट्स में बोर मॉडल फेल कर गया है, यानी अच्छा से कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाया। पहला जो पॉइंट है वो देखो, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फिनर डिटेल्स, यानी डाउटलेट्स दैट इज टू क्लोजली स्पेस लाइंस, यानी कि किसी स्पेस लाइन जो ढेर सारा हम लोग पढ़े हैं उसमें स्पेस के बारे में इन्होंने कुछ भी बात नहीं बताया। ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम अब्जॉर्ब्ड बाय यूजिंग sophisticated spectroscopy technique. This model is also unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen, for example, helium atom, which possesses only 2 electrons. Further, Bohr's theory was also unable to explain the splitting of the spectral lines in presence of the magnetic field, that is called Zeeman effect, और इलेक्ट्रिक फील्ड that is called स्टार्क इफेक्ट। ये दो बातें नहीं बता पाए, दो तीन बातें। पहला जो बात था कि स्पेक्ट्रल लाइन जो है एटम का, वो हाइड्रोजन के अलावा भी किसी गैस से बन सकता है क्या, तो ये बात बोर्स मॉडल में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। उसके बाद है कि जो हाइड्रोजन लाइक बहुत सारा अदर एटम भी होता है, जैसे कि हीलियम और लिथियम, ठीक है, तो उस सब में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। और उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी नहीं बताया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी नहीं बताया। सेकेंड पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स, और ये बात भी उन्होंने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन की है कि कोई भी एटम का एबिलिटी जो होता है वो मॉलिकुलर को मानी मॉलिक्यूल्स को जो बनाता है तो उसके बीच एक केमिकल बॉन्ड्स बनता है, यानी कि उन्होंने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। In other words, taking into account the point mentioned above, one needs a better theory, which can explain the salient feature of the structure complex atoms. अब इस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे तब समझेंगे जब हम लोग टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स यानी मॉडल ऑफ एटम में जाते हैं। अब इसका हम लोग पूरी लाइन को क्लियर करते हैं। टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। In view of the shortcoming of the Bohr's model, attempts were made to develop a more suitable and general model for atoms. Two important developments which contributed significantly in formulation of such a model were, पहला बात क्या है, dual behavior of matter, और दूसरा बात क्या है, हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो जो बातें हैं, ये जो दो टॉपिक हैं, इसमें हम लोगों को कवर करना होगा अच्छे से। अब कैसे होता है वो ध्यान से देखो। पहला क्या है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी दो बिहेवियर होगा, दो कैरेक्टर वो क्या करेगा, मैटर अपना शो कर रहे हैं। कैसे शो कर रहे हैं वो हम लोग अच्छे से समझते हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। द फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली इन 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior. डी ब्रॉगली नाम के जो साइंटिस्ट थे 1924 में उन्होंने बताया कि कोई भी मैटर जैसे कि वो रेडिएशन निकालता है, यानी रेडिएट करता है, इमिट करता है कुछ भी, तो उसके पास दो बिहेवियर होता है, ठीक है, एक पार्टिकल लाइक और दूसरा वेव लाइक, जो हम ऑलरेडी इसके बारे में जिक्र किए हुए थे। दिस मीन्स दैट जस्ट एज अ फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, यानी कि फोटोन के पास एक मोमेंटम होती है जो पार्टिकल लाइक होता है, और वेवलेंथ होती है जो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो मोमेंटम पार्टिकल नेचर को और वेवलेंथ वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन्स शुड आल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली फ्रॉम दिस एनालॉजी gave the following relation between wavelength and momentum
ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, उन्होंने एक रिलेशन दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी, और ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। अब इसमें क्या है, जैसे कि m है तो m क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ द पार्टिकल, और v क्या हो जाएगा इट्स वेलोसिटी, एंड p क्या हो जाएगा मोमेंटम हो जाएगा। तो p यानी कि m भी इज इक्वल टू p होता है, इसीलिए h बाई p भी आपका लैम्डा के इक्वल है। अब इसमें देखो, डी ब्रोगली's prediction was confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergoes diffraction। ये तब जाके साबित हुआ जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्रैक्शन प्रोसेस में गया। अब डिफ्रैक्शन यानी कि अ फेनोमेना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, डिफ्रैक्शन क्या है एक वेव का फेनोमेना है। दिस फैक्ट हैज बीन पुट टू यूज मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप which is based on wave-like behavior of the electron, just as an ordinary microscope utilizes the wave nature of the light. An electron microscope is powerful tool in modern scientific research because it achieves a magnification about 15 million times। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को वो 15 मिलियन गुना ज्यादा बड़ा कर सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन बड़ा कर सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया इससे साइंटिस्ट को कोई भी चीज पे डिस्कवर या देखने या खोज करने के लिए। ठीक है, सिंपली ये माइक्रो लेवल पे काम करने में ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बहुत ज्यादा यूज होता है। It need to be noted that according to the de Broglie, every object in motion has wave character। कोई भी अगर पार्टिकल मोशन में है तो उसके पास कैसा कैरेक्टर होगा वेव कैरेक्टर। The wavelengths associated with ordinary objects are so short because of their large masses and their wave properties cannot be detected। जिस वजह से इसका हम लोग वेव प्रॉपर्टी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। The wavelengths associated with electrons and other subatomic particles with very small mass can however be detected experimentally। अब इस चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंटली यानी कि डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंटली इस चीज को ऑब्जर्व किए थे। रिजल्ट्स obtained from the following problems prove these points quantitatively। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन इस बेसिस पे दिया गया है, देखो कैसे इजी क्वेश्चन है, बट जो आप लोग को एग्जाम में आता है इसी कंसेप्ट सबसे क्वेश्चन आता है। What will be the wavelength of the ball mass is 0.1 kg moving with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि कोई बॉल है जिसका वेवलेंथ हम लोगों को पता करना है, जिसका मास 0.1 kg दिया है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड पे दिया है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला पे हम लोग इजीली यहाँ पे सिंगल फॉर्मूला बेस्ड जो अभी डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़े हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी यानी एम भी, तो उस फॉर्मूला पे इजीली बन गया है। सेम क्वेश्चन क्या है, ये ऐसा है कि द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इफ काइनेटिक एनर्जी देन इसका हम लोग को वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो भी का वैल्यू निकल जाएगा और फिर वो लैम्डा के वैल्यू पे यानी कि डी ब्रोगली इक्वेशन पे बिठा दो, वैल्यू आ जाता है। उसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो हम लोग समझते हैं क्या होता है। इसमें है देखो, वर्नर हिसेनबर्ग अ जर्मन फिजिसिस्ट इन 1927 स्टेटेड uncertainty principle which is the consequence of dual behavior of matter and radiation। अब इनका जो स्टेटमेंट है वो ध्यान से समझो। It states that it is impossible to determine the simultaneously the exact position of and exact momentum of an electron। कह रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हिसेनबर्ग उन्होंने जो बताया है, कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, ठीक है, उसका ना हम एग्जैक्टली मोमेंटम पता कर सकते हैं और नहीं एग्जैक्टली पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने रैंडम एक पता करने के लिए आइडिया उन्होंने इक्वेशन बताया कि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते बट आसपास तो कुछ बातें बता सकते कि उस टाइम कहाँ पे होगा, एक अनुमान वाला इक्वेशन से अनुमान तो लगा सकते हैं। तो वो इक्वेशन देखो यहाँ पे दिया है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा h बाई 4 पाई। अब डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया पोजीशन और डेल्टा पी का मतलब मोमेंटम, और उसी तरह फिर वेलोसिटी का भी यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। ठीक है, बाकी इसमें ये सब सारा क्या है वही वैल्यू जो अभी मैंने बताया है। इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन with a high degree of the accuracy is delta x is small, then the velocity of the electron will uncertain।
उसके बाद on other hand, if the velocity of the electron is known precisely, then the position of the electron will be uncertain. Thus, if we carry out some physical measurements on the electron's position or velocity, outcomes will always be depicted a fuzzy या blur picture. अगर कोई भी सिंपली हम लोग जैसे कोई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग नहीं बता सकते. उसको जब भी हम किसी कॉपी पे या बुक पे या कहीं पे भी डेपिक्ट करते हैं तो उससे ब्लर पिक्चर से हम लोग दिखाते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है. सपोज यू आर आस्क्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ द पेपर विद अनमार्क्ड मीटर स्टिक. अब तुमको कहा जा रहा है कि एक ऐसा मीटर स्टिक लो जिसमें कोई मार्क नहीं है, कुछ भी पता नहीं है तुमको कि उसमें कहां से कहां तक कितना सेंटीमीटर है और मीटर है. उसमें आपको पेपर शीट का थिकनेस मेजर करना है. ठीक है, द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड वुड बी एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट. और जब आप उसको मेजर करोगे तो बहुत ज्यादा हाई चांस होगा कि आप उसमें गलती करोगे. ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनी एक्यूरेसी you should use instrument graduated in units smaller than the thickness of the paper. ठीक है, अगर आपको इसको अच्छे से डिटरमाइन करना है तो आपको क्या होना चाहिए कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए जो पेपर के थिकनेस से भी ज्यादा छोटा उसमें मेजरमेंट को बता सके. ठीक है, analogously in order to determine the position of the electron we must use the meter stick calibrated. हम लोग एक ऐसा मीटर स्ट्रिक लेंगे जो कैलिब्रेटेड है यानी एक्यूरेट है इन यूनिट्स ऑफ द स्मॉलर देन डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. कीप इन माइंड दैट इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एट पॉइंट चार्जेस. ठीक है, देयरफॉर डायमेंशनलेस. इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जिस पॉइंट चार्ज मानने की वजह से ये डायमेंशनलेस हो जाती है. टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन वी कैन इल्यूमिनेट it with light or electromagnetic radiations. The light used must have a wavelength smaller than the dimension of the electron. The high momentum of photon of such light is equal to P is equal to h by lambda would change the energy of electrons by collision. In process, we no doubt would be able to calculate the position of the electron, but we would know very little about the velocity of the electron after the collision. तो सिंपली इसमें जितना भी बात मैंने अभी बताया लाइन बाय लाइन, ज्यादा कुछ नहीं था, इसको ज्यादा लोड भी नहीं लेना है. जिसमें आपको सिंपली ये बात जो यहाँ पे बताया गया है इस बात को ध्यान में रख के चलना है. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई. उसी में ये जो पोजीशन है, पोजीशन बताना, वेलोसिटी बताना तो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है. और थोड़ा बहुत पोजीशन का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें कॉलिजन का भी बात किया गया है. ठीक है, उसके बाद देखो सिग्निफिकेंस क्या है. सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द सिमिलर पार्टिकल्स. ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है तो मान लो कि कोई ऐसे सर्कुलर पाथ है, ये हाफ लूनर यानी कि हाफ मून शेप में मैंने बताया, जो इस तरीके से मान लो यानी देखो इस तरीके से है कोई सर्कुलर पाथ, इसका आधा हम बनाएंगे. ठीक है, तो आधा जब बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा. अब इसको जो यहाँ पे ये है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरीके से मूव करेगा. ये ट्रैजेक्टरी जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, वही चीज यहाँ पे पाथ बना करके वो क्या करता है, मूव करता है इलेक्ट्रॉन. आगे इसमें देखते हैं, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी एट द वेरियस मोमेंट्स. if we know where a body is at particular instant, and if we also know its velocity, the force acting on it that instant, we can tell where the body would be sometime later. We therefore conclude that the position of an object and velocity fix its trajectory. Since for subatomic objects such as an electron, it is not possible simultaneously to determine the position and velocity at any given instant. To ordinary degree of precision, it is not possible to
टॉक ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिंपली जो सारा बात लिखा हुआ है ना, इस बात का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को इतना ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकें। द इफेक्ट ऑफ हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड नेग्लिजिबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। यानी ट्रैजेक्टरी की जो बात कर रहे थे, ये माइक्रो लेवल में उनका काम करेगा। जो उन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हम नहीं बता सकते, पोजीशन नहीं बता सकते, बट अर्थ का मान लो, अर्थ क्या हो रहा है, अपना ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसका तो पोजीशन लोग पता कर ले रहा है, बट इलेक्ट्रॉन का नहीं पता कर सकते। तो इसका मतलब है जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हिसेनबर्ग का, वो सिर्फ माइक्रो लेवल पे काम करेगा, मैक्रो लेवल पे काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब उनका जो फॉर्मूला फाइनली बना है वो डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई m। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लोगे, जो फाइनली कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, 10⁻⁻28 पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू भी याद रखना है। और हिसेनबर्ग साहब का ये शकल इनका ऐसा है, बहुत ही चतुर दिख रहे भाई साहब। तो आप लोग क्या करोगे, इनका अच्छे से मतलब ये थोड़ा सा पढ़ लेना। वैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी का लाइन है तो छोड़ना भी जरूरी नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ डेल्टा V एंड डेल्टा x obtained is extremely small and is insignificant. Therefore, one may say that in dealing with the milligram size or heavier objects and associated with uncertainties are hardly of any real consequence. Simply इसमें देखो वैल्यू कैलकुलेट करके इतना आ रहा है, और जो आएगा वो 10 के पावर, वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये समझो, means that the precise statement of position and momentum of an electron have to be replaced by the statement probability that the electron has at a given position and momentum is, that is what happens in the quantum mechanical model of the atom। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा, आप लोग ट्राई करना है, बनाना है। ठीक है, घर पे बैठे मत रहियो, क्वेश्चन भी बनाना है। ठीक है, रीजन्स फॉर फेलर ऑफ बोर्स मॉडल। तो रीजन क्या रहा है जो बोर मॉडल यहाँ पे फेल किया है। once one can now understand the reason for the failure of Bohr model, it Bohr model electron is regarded as a charged particle, जबकि हम लोगों को पॉइंट चार्ज पार्टिकल मानना था, समझ गए, पॉइंट चार्ज पार्टिकल मूविंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अबाउट द न्यूक्लियस। ये बात तो सही था। द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर्ड इन बोर मॉडल। अब जो वेव कैरेक्टर था उन्होंने, बोर साहब ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। फर्दर, एन ऑर्बिट इज ए क्लियरली डिफाइंड path and the path can completely be defined only if both position and velocity of the electron are known। और बोर्ड साहब ने क्या किया कि भाई जो ऑर्बिट है वो क्लियरली डिफाइंड है, यानी क्लियर पाथ है, उसी में घूमेगा, इसे गोल गोल घूमेगा। बट भाई क्लियर पाथ तभी हम लोगों को पता होगा जब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी पता हो। तो भाई ये वजह से उनका जो लॉ था वो फेल कर गया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे सेम, दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बट आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और देखो स्क्रोडिंजर भी आगे हम लोग को पढ़ना होगा, बट फिलहाल हम लोग देखते हैं। In view of the inheritance weakness in Bohr model, there was no point in exceeding Bohr model to other atoms. In fact, insight into the structure of the atom was needed, which could account for wave particle duality of matter be considered with Heisenberg uncertainty principle. This came with the advent क्वांटम मैकेनिक्स। एडवेंट क्वांटम मैकेनिक्स में हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसीडर करना होता है, और यही प्रिंसिपल की वजह से बोर साहब का भी थोड़ा सा जो प्रिंसिपल उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया वो फेल हो गया। हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है एटम का वो आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करो, और हाँ, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखता है वो लाइक एंड शेयर जरूर करो। ठीक है।